पहला क्वेश्चन ही शानदार है। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन बहुत ही गजब का। दोस्तों क्वेश्चन क्या कहता है, मारवाड़ म्यूरल्स के लेखक कौन है। दोस्तों इस प्रश्न का जवाब क्या होगा। चार ऑप्शन आपके सामने है। नंबर 1 जय सिंह नीरज, नंबर 2 रामावतार अग्रवाल, नंबर 3 महाराजा बख्त सिंह और नंबर 4 सावंत सिंह। इस क्वेश्चन का जवाब नंबर 2 बिल्कुल सत्य है, रामावतार अग्रवाल होगा। दोस्तों हम बात कर रहे हैं मारवाड़ म्यूरल्स की। दोस्तों मारवाड़ म्यूरल्स का मतलब होता है मारवाड़ में भित्ति चित्रण। दोस्तों ये किताब है और इस किताब का नाम है मारवाड़ म्यूरल्स, अर्थात मारवाड़ में क्या है दोस्तों, मारवाड़ में भित्ति चित्रण या मारवाड़ भित्ति चित्रण जिसको हम कह सकते हैं। दोस्तों ये मारवाड़ भित्ति चित्रण पर बहुत ही शानदार किताब है और ये रामावतार अग्रवाल ने लिखी है। दोस्तों रामावतार अग्रवाल, याद रखें ये शानदार क्वेश्चन है। दोस्तों जब भी राजस्थान की चित्रकला की चर्चा हो तो आनंद कुमार स्वामी का नाम नहीं ले हो ही नहीं सकता, W.H. ब्राउन का नाम ले हो ही नहीं सकता, साथ ही साथ रामावतार अग्रवाल का नाम नहीं ले हो नहीं सकता। दोस्तों ये 3-4 नाम बड़े गजब के हैं। मैं सबसे पहले आपको एक तकड़ी चीज बताने वाला हूं आज की इस क्लास में, क्योंकि मारवाड़ में भित्ति चित्रण नामक किताब अर्थात मारवाड़ म्यूरल्स नामक किताब रामावतार अग्रवाल की है, लेकिन इस किताब से पहले कुछ और किताबें भी आई है बाजार में राजस्थान की चित्रकला के संदर्भ में। मैं उन 2-3 किताबों का नाम आपको बताना चाहता हूं ताकि आगामी परीक्षाओं में यदि क्वेश्चन आ जाए तो उस क्वेश्चन का आप पोस्टमार्टम कर सके। दोस्तों हम सबसे पहले चर्चा करने वाले हैं किताब का जिसका नाम है राजपूत पेंटिंग्स। दोस्तों किताब का नाम है राजपूत पेंटिंग्स, शानदार किताब, और यह 1916 के अंदर लिखी गई है। दोस्तों राजपूत पेंटिंग्स, हम जानते हैं कि यह किताब एक बहुत बड़ा व्यक्ति कह सकता हूं राजस्थानी चित्रकला के संदर्भ में, नाम है आनंद कुमार स्वामी। आनंद कुमार स्वामी ने यह किताब लिखी है 1916 में। और दोस्तों इस किताब में राजस्थान की चित्रकला का पहला वैज्ञानिक वर्गीकरण किया है। शानदार बात दोस्तों, राजस्थानी चित्रकला का पहला वैज्ञानिक वर्गीकरण किसने किया, यह भी आपको याद रखना है। वैज्ञानिक वर्गीकरण करने का श्रेय भी किसको जाता है, आनंद कुमार स्वामी को जाता है। आनंद कुमार स्वामी की यह किताब, और इसी किताब में इन्होंने वैज्ञानिक वर्गीकरण किया है राजस्थान की चित्रकला का। दोस्तों एक गजब की बात आप तक पहुंचाना चाहता हूं। जो राजस्थान की चित्रकला है जिसको राजस्थान के राजपूतों ने संरक्षण दिया, दोस्तों इस राजपूत चित्रकला शैली के लिए आनंद कुमार स्वामी ने अपनी किताब में एक शब्द यूज किया है, इसे राजपूत चित्रकला कहा गया है। याद रखें दोस्तों, राजपूत चित्रकला, यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताओ राजस्थान में राजपूत चित्रकला, राजस्थानी चित्रकला को राजपूत चित्रकला किसने कहा, यदि ऐसा क्वेश्चन आ जाए, क्या कहा है, राजपूत चित्रकला किसने कहा, तो याद रखना आनंद कुमार स्वामी ने कहा है। किसने कहा है, आनंद कुमार स्वामी ने। तो यहां 3 चीजें आपके लिए हो गई है। नंबर 1, 1916 में किताब लिखी राजपूत पेंटिंग्स, और इस किताब में राजस्थानी चित्रकला का पहला वैज्ञानिक वर्गीकरण किया किसने, आनंद कुमार ने। और आनंद कुमार ने राजस्थानी चित्रकला के लिए एक शब्द यूज किया है, यह राजपूत चित्रकला है। ये 3 शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक और किताब आती है इंडियन पेंटिंग्स के नाम से, बहुत ही गजब की किताब है, W.H. ब्राउन की है। दोस्तों हम जानते हैं कि इंडियन पेंटिंग्स नामक किताब, ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है दोस्तों, इंडियन पेंटिंग्स ये किताब किसकी है, याद रखें ये किताब W.H. ब्राउन की है। W.H. ब्राउन ने किताब लिखी है इंडियन पेंटिंग्स, और इसमें राजस्थानी चित्रकला के लिए एक शब्द यूज किया है राजपूत कला। दोस्तों क्या याद करेंगे, राजपूत कला। तो दोस्तों दोनों में से आपको एक तकड़ी चीज मिली होगी, उसे आनंद कुमार स्वामी ने क्या कहा है, राजपूत चित्रकला, जबकि W.H. ब्राउन ने राजपूत चित्रकला ने कहकर के क्या कहा है, राजपूत कला कहा है। ये दोनों में अंतर है, याद रखें। शानदार क्वेश्चन, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने 3 किताबें आपको बता दी है राजस्थानी चित्रकला से संदर्भ में, जिसमें मैंने आपको इंडियन पेंटिंग्स बताई, मैंने आपको राजपूताना पेंटिंग्स बताई आनंद कुमार वाली, और तीसरी किताब है मारवाड़ म्यूरल्स, और यह किताब किसने लिखी है दोस्तों, यह किताब लिखी है रामावतार अग्रवाल ने।
क्वेश्चन बड़ा गजब का है जो कई बार आता रहता है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बताओ राजस्थानी चित्रकला का उद्भव कब हुआ, यदि ऐसा क्वेश्चन आ जाए, उद्भव का क्वेश्चन, उद्भव का, तो आप 15वीं शताब्दी कर देंगे, अर्थात 15वीं सदी। लेकिन यदि आपसे पूछे कि राजस्थानी चित्रकला का विशुद्ध उद्भव कब हुआ, विशुद्ध रूप से उद्भव कब हुआ, तो याद ये भी रखें, विशुद्ध रूप से उद्भव, विशुद्ध उद्भव कब हुआ दोस्तों, ये भी याद रखें, ये 1500 ईस्वी। मैं दोस्तों ये बात आपको किस किताब से पढ़ा रहा हूं ये भी बता देता हूं। मैं राजस्थान की 10वीं की जो किताब है उसको कोट करता हूं। नंबर 2 मैं जय सिंह नीरज की किताब को कोट करता हूं। और नंबर 3 जो सबसे बड़ी किताब है, जो कि 12वीं क्लास में चित्रकला के नाम से किताब आती है, राजस्थान की जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुरानी किताब राजस्थानी चित्रकला के नाम से 12वीं क्लास में लगती थी, जिन बच्चों के पास चित्रकला सब्जेक्ट होता था, मैं उस किताब को भी कोट कर रहा हूं। और इन चीजों को कोट करते हुए आप तक ये जानकारी पहुंचा रहा हूं, इसलिए आप बेफिक्र रह करके इन चीजों को रट लें। 15वीं शताब्दी उद्भव है और 1500 ईस्वी, फिक्स 1500 ईस्वी वो है विशुद्ध उद्भव। लेकिन यदि आपसे पूछे स्वर्ण काल या चरमोत्कर्ष काल कौन सा है, तो दोस्तों दो चीजें लिख रहा हूं, रट लेना, स्वर्ण काल या चरमोत्कर्ष काल। दोस्तों चरमोत्कर्ष काल, यदि आपसे पूछे चरमोत्कर्ष काल, चरमोत्कर्ष काल, तो याद रखें ये 17वीं और 18वीं सदी। दोस्तों ये बहुत ही गजब की बात बोल दी है मैंने। स्वर्ण काल अर्थात चरमोत्कर्ष काल कौन सा है, 17वीं से 18वीं सदी। एक और तकड़ी चीज आपके लिए पहुंचाना चाहता हूं, परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है, राजस्थान के शेखावाटी का भित्ति चित्रण अद्भुत है। वो मैं कह सकता हूं बहुत ही शानदार भित्ति चित्रण शेखावाटी की हवेलियों में देखना मिलता है। तो शेखावाटी की जो हवेलियां हैं उनमें भित्ति चित्रण किस शताब्दी में शुरू हुआ, याद रखें 19वीं शताब्दी में। तो याद रखें एक और गजब की बात, शेखावाटी हवेलियों में, शेखावाटी की हवेलियों में भित्ति चित्रण की बात पूछा जाए, भित्ति चित्रण, तो दोस्तों ये 19वीं शताब्दी, वेरी इंपॉर्टेंट। यानी शेखावाटी की हवेलियों में भित्ति चित्रण किस सदी में शुरू हुआ, 19वीं सदी में। तो इस प्रकार से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने आपको बताए हैं, आगामी परीक्षाओं में धूमधाम से यहां से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि प्लीज आप एक रजिस्टर लगा करके रखा करो, एक भूगोल का अलग, एक इतिहास कला संस्कृति का अलग, ठीक है। तो उसमें जो भी कंटेंट आपको अच्छा लगे, आपको लगे इस बात में दम है, तुरंत लिख लो। और आपको लगे इस बात में थोड़ा दम इसलिए नहीं है क्योंकि मुझे आता है, तो मत लिखो। ओके, तो ये आपका पहला क्वेश्चन का पहला पॉइंट हुआ है अभी तक। रामावतार अग्रवाल, कुछ बच्चे मुझे कमेंट्स में लिखते हैं गुरुजी आप जो डिटेल में बताते हो उस डिटेल को थोड़ा कम करके मात्र उत्तर उत्तर बता दिया करो, या उत्तर जो है उसके बारे में एक दो लाइन बता करके अगले क्वेश्चन पर चला जाया करो, कुछ बच्चे लिख रहे थे। लेकिन एक चीज बता देता हूं, चाहे मुझे एक देखे, चाहे दो देखे, चाहे 1000 देखे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं वही बताऊंगा जो मेरा मन करेगा। क्योंकि यदि एग्जाम फाड़ना है, यदि एग्जाम में पेपर को फाड़ना है, तो यह सारी जानकारी आपको पता होना चाहिए। और दोस्तों हम क्या याद करते हैं, हम चीजें पढ़ते हैं, हम रिवाइज करते हैं, और जब चीजें रिवाइज होती है तो वो कंठस्थ होती है, याद होती है। तो मैं सारी चीजें आपकी रिवाइज ही तो करा रहा हूं। हो सकता है आगामी दिनों में आपसे राजपूत पेंटिंग्स का क्वेश्चन आएगा, तब मैं ये सारी चीजें दोबारा आपको बताऊंगा ताकि चीजें आपके याद हो जाए। हो सकता है कुछ लोग मेरे से ये असहमत होंगे, लेकिन अधिकांश विद्यार्थी सहमत है। यदि आप सहमत हो तो थम्स अप करके मुझे बताएं ताकि मेरा और हौसला बढ़े और मैं और अच्छी अच्छी चीजें आप तक पहुंचाने का प्रयास करूं। दोस्तों अब हम थोड़ी बात करेंगे हमारे भाई साहब जय सिंह नीरज की। दोस्तों वैसे मुझे भाई साहब नहीं कहना चाहिए क्योंकि ये इस संसार में अभी नहीं है। दोस्तों ये एक महान व्यक्ति है, राजस्थान के इतिहास के संदर्भ में, राजस्थानी ऐतिहासिक जो संस्कृति है उसके बारे में, राजस्थान की चित्रकला के बारे में, राजस्थान की लोक संस्कृति के बारे में, राजस्थान की कला और संस्कृति के बारे में यदि कोई व्यक्ति सबसे ज्यादा जानता है तो वो है जय सिंह नीरज। दोस्तों ये जय सिंह नीरज अलवर के रहने वाले थे, कहां के, अलवर के। वर्तमान में ये दुनिया में नहीं है, लेकिन इनके विचार, इनकी किताबें आज भी याद की जाती है। दोस्तों आपने देखा होगा राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी के अंदर इनकी अनेक किताबें आज भी आती हैं, जैसे राजस्थान इतिहास कला संस्कृति की तो बहुत ही गजब की किताब है,
राजस्थान की पेंटिंग्स यानी चित्रकला की किताब तो बहुत ही गजब की है। साथ ही साथ इनकी एक रचना है जिन पर थोड़े दिन पहले और आरपीएससी ने एक क्वेश्चन पूछा था कि बताओ कि ढाणी का आदमी नामक रचना किसकी है। ये क्वेश्चन आ चुका है, तो याद रखें ढाणी का आदमी जयसिंह नीरज खुद थे। अलवर के किसी ढाणी के रहने वाले थे, इसलिए इन्होंने अपने लिख दिया किताब ढाणी का आदमी। तो याद रखें ढाणी का आदमी। दोस्तों ढाणी का आदमी ये रचना किसकी है, याद रखनी है जयसिंह नीरज की है। ठीक है दोस्तों, एक बात और, इसी रचना के लिए इनको बिहारी पुरस्कार भी मिल चुका है। इसको जयसिंह नीरज को। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, थोड़ी बात हम बख्तावर सिंह की करेंगे, सॉरी बख्त सिंह। बख्तावर अलग और बख्त सिंह अलग है। दोस्तों ये बख्त सिंह बड़ा बदमाश था। कहते हैं कि यदि इसको ठगा करके कुछ भी करा लो, ये कुछ भी करने के लिए तैयार रहता था। आपको याद होगा कि मारवाड़ के एक राजा होते थे अजीत सिंह, जिनके दो पुत्र जो वेरी इंपॉर्टेंट है, जो हम बार बार पढ़ते हैं। बड़ा बेटा अभय सिंह और छोटा बेटा बख्त सिंह, ये दोनों भाई है, अजीत सिंह के बेटे हैं। एक बार की बात थी कि अभय सिंह बड़ा बदमाश था। अभय सिंह ने गेम खेला और इसको बोला कि तू पिताजी का इलाज कर दे, बाकी मैं देख लूंगा। आपको पता है बख्त सिंह ने अपने पिता यानी अजीत सिंह को मार दिया था। यह पितृहंता है। किसके कहने पर, याद रखें अपने बड़े भाई अभय सिंह के कहने पर। और जैसे ही मरा उसके अगले ही दिन उसने तो शपथ ले ली, राजा मैं ही हूं अभय सिंह। अभय सिंह राजा था जोधपुर का, और उस समय की बात है जब बख्त सिंह को नागौर भेजा गया था। यह नागौर परगना इसके पास होता था। इसके पास नागौर का परगना था। दोस्तों एक गजब की बात बताता हूं। वैसे बख्त सिंह के बारे में कोई खास बात नहीं है, लेकिन जब यह नागौर में रहता था उस समय की एक तकड़ी कहानी है। कर्मचारी चयन बोर्ड ने नहीं पूछा, आरपीएससी ने एक गजब का क्वेश्चन पूछ रखा है। दोस्तों गंगवाना का युद्ध कहां हुआ, गंगवाना का युद्ध किसके बीच हुआ, और गंगवाना का युद्ध किसने जीता। ये तीन चार बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है, इस आदमी से जुड़ी हुई है। ये क्वेश्चन आ चुका है। दोस्तों गंगवाना अजमेर में पड़ता है। दोस्तों गंगवाना अजमेर में है, और गंगवाना नामक स्थान पर 1741 में जून के महीने में 1741 में एक भयंकर युद्ध होता है। दोस्तों ये गंगवाना का युद्ध मैं बात कर सकता हूं वर्सेस लेकर के। एक तरफ मैं लिखूंगा केवल और केवल मारवाड़। दोस्तों मारवाड़ का मतलब यह है कि खास तौर से बख्तावर सिंह, सॉरी बखत सिंह जो कि नागौर का है, यानी वो, और कुछ सेना अभय सिंह की मारवाड़ से भी आई थी अपने छोटे भाई की मदद करने। तो मैं लिख सकता हूं यहां पर अभय सिंह की सेना भी, अभय सिंह की सेना। लेकिन याद रखें अभय सिंह की सेना नाम मात्र की थी, और जो भी सेना थी वो बख्त सिंह की थी, अर्थात नागौर का ये था राजा बख्त सिंह, यानी एक प्रकार से ये मारवाड़ का राजा हो गया है। दोस्तों ये युद्ध होता है जयपुर के राजा, क्योंकि बात 1741 की है, तो हम जानते हैं कि 1743 तक जयपुर के राजा सवाई जयसिंह है। तो इसका मतलब 100% यह युद्ध सवाई जयसिंह के साथ ही होगा। दोस्तों किसके साथ हुआ, सवाई जयसिंह। और सवाई जयसिंह के बारे में एक बात बताता हूं, यह सवाई जयसिंह बड़ा बदमाश, इसने और जोधपुर के अभय सिंह ने, दोनों ने गेम खेल करके अजीत सिंह को मरवाया था। यह भी कई ग्रंथों में आपको मिल जाएगी। तो यहां सवाई जयसिंह की मदद करते हैं मुगल। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट, यानी मुगल इनकी मदद करते हैं और यह युद्ध होता है। नाम मात्र की सेना है बख्त सिंह, लेकिन ग्राउंड में ऐसा पेला है इनको सवाई जयसिंह और मुगलों को, तो इनके समझ में नहीं आया जाए कहां। जय सिंह को भाग करके पीछा छुड़ाना पड़ा था। गंगवाना का युद्ध बहुत शानदार है, और इस युद्ध में रियल में जीत बख्त सिंह की मानी जाती है। अनेक ग्रंथों में यह बात लिखी हुई है। शानदार क्वेश्चन है, याद रखें, अच्छा क्वेश्चन है गंगवाना का युद्ध। दोस्तों ये बख्त सिंह की एक ही प्रशंसा है, बाकी सारी की सारी उसकी क्या है, आलोचना। पिता को मार दिया और बहुत सारे कर्मकांड किए हैं। आगे चल करके अपने भतीजे राम सिंह को भी परेशान करता है, यानी अभय सिंह के बेटे को, उसको भी भगा देगा और खुद राजा और बन जाएगा जोधपुर का। बस बाकी सारी चीजें सही है। चलिए दोस्तों अंत में हम थोड़ी चर्चा सावंत सिंह की भी करेंगे। सावंत सिंह को कौन नहीं जानता। दोस्तों सावंत सिंह जिसको हम नगरीदास कहते हैं, दोस्तों ये नगरीदास है या नागरीदास, नगरीदास या नागरीदास। दोस्तों ये एक बहुत ही, मैं कह सकता हूं किशनगढ़ का तो राजा है, लेकिन बहुत ही अद्भुत तरीके का राजा माना जाता है।
इसको राजपाट से कोई मतलब नहीं था, ये प्रेम प्रसंग में पड़ गया था। और यदि व्यक्ति प्रेम प्रसंग में पड़ जाए तो फिर वो क्वालिटी चली जाती है। ये बात मैं इससे सीख सकता हूं। नगरीदास की बात करें, नगरीदास ने क्या किया दोस्तों, हम जानते हैं कि बणी ठणी पर बहुत ही गजब के चित्र बनवाए मौर्य ध्वज निहाल चंद से। अनेक इनके दरबारी चित्रकार बड़े शानदार थे। और किशनगढ़ के अंदर जो गुंदोलाव झील है, उस झील के किनारे इसका शानदार महल था। और इतना अद्भुत चित्रण उस झील के आसपास करवाया है, खासतौर से कागजों पर। इस पर चित्रण हुआ है, वो कागजों पर हुआ है दोस्तों। नगरीदास लगभग ये 18वीं सदी के अंदर राजा थे, 1748 से 1764। और उसके बाद में किशनगढ़ को छोड़ करके ये वृंदावन चले गए और वहीं पर इनका निधन हुआ। ये क्वेश्चन भी आ चुका है, कहां निधन हुआ? वृंदावन में निधन हुआ, वहां अपनी बनी ठनी को ले गए। दोस्तों इनकी अनेक रचनाएं हैं, जिनमें नागर समुच्चय बड़ी शानदार रचना है। कौन सी रचना? नागर समुच्चय। दोस्तों नागर समुच्चय जो रचना है वो बड़ी गजब की है। कहते हैं कि सभी प्रकार की रचनाओं का समूह नागर समुच्चय के नाम से जाना जाता है। नागर समुच्चय इनकी रचना है। इसके अलावा एक और गजब की है, इन्होंने वैराग्य धारण कर लिया था, कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं। तो दोस्तों इनके बारे में एक बात और मिलती है, इनका वैराग्य सागर भी बड़ा चर्चित है, वैराग्य सागर भी इनका ही है। और एक है मनोरथ मंजरी, वो भी इनकी रचना है दोस्तों। मनोरथ मंजरी इनकी कविताओं में, इनकी रचनाओं में थोड़ा एक वो फीलिंग आती है प्रेम प्रसंग की ज्यादा, चाहे वो आपके मनोरथ मंजरी हो, चाहे वैराग्य सागर हो, चाहे आपका रसिक रत्नावली क्यों ना हो। दोस्तों रसिक रत्नावली भी इन्होंने लिखी है, रसिक रत्नावली, रसिक रत्नावली ये भी इन्हीं की है। और एक है दोस्तों बहुत ही गजब की रचना है, बिहारी जस चंद्रिका, ये भी इन्हीं की रचना है। तो ये सारी की सारी रचनाएं सावंत सिंह नगरीदास की है। तो याद रखें, शानदार क्वेश्चन था। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर 2 था। हो सकता है मैंने कुछ ज्यादा बताया, लेकिन आने वाली परीक्षाओं के संदर्भ में बहुत काम की चीज। दोस्तों एक चीज और, मैंने जितनी भी जानकारी आपको दी है उसमें कुछ जानकारी तो मैंने ऐड की है, बाकी जानकारियां किसी न किसी परीक्षा में पूछी, इसलिए मैंने वही जानकारी आप तक पहुंचाने का प्रयास